अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान का आसिम मुनीर इस वक्त बहुत बुरी तरह मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि इसने जाके डोनाल्ड ट्रंप को मिनरल्स दे के इसने सोचा कि मैं मना लूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल लालची हुआ है, मिनरल्स मांग रहा है पूरी दुनिया से, तो मेरे मिनरल्स के नमूने देख के वो खुश हो जाएगा। और इसने जज्बाती हो कि अपने आप को ओवर एस्टिमेट करके इसने वादे भी कर लिए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का उस वक्त सबसे बड़ा टारगेट था मिडिल ईस्ट में एक भयानक वॉर चल रही थी। वॉर तो नहीं था, इजराइल का अटैक था गजा के ऊपर, लेकिन करेक्ट अटैक था इसलिए कि इजराइल पे बार बार गजा से हमले हो रहे थे और अब उसको क्रश करना ज़रूरी था। तो इजराइल, लेकिन उसकी बदनामी बहुत हो रही थी और उसका रिटेलिएशन वेस्ट में रहने वाले मुसलमानों की तरफ से प्रोटेस्ट और ये सब में। तो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा था कि अब मिडिल ईस्ट का मसला हल हो और इजराइल को बचा लिया जाए, यानी इजराइल इस पूरे हमले में, इस पूरे उसमें से हट जाए। तो उसने कहा कि मुस्लिम फोर्सेस डाली जाएं। मुस्लिम फोर्सेस के लिए इसने पहले तो कोशिश की कि कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब ये हाँ कर दें। भले इनके पास इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं कि वो अपनी मिलिट्री देंगे, लेकिन हाँ कर दें तो फिर क्या होगा कि इजिप्ट और जॉर्डन अपनी फोर्सेस देने पे तैयार हो जाएंगे, पाकिस्तान तैयार हो जाएगा। लेकिन सऊदी अरब जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ का सबसे बड़ा कंट्री है और लीड करता है गल्फ़ कंट्रीज़ को, उसने साफ मना कर दिया। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान जब अमेरिका गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी खूब आवभगत की और उसको खूब वेलकम शेलकम किया, सब कुछ किया। लेकिन एंड ऑफ द डे मोहम्मद बिन सलमान ने भी मना कर दिया कि मैं जब तक इजराइल पैलेस्टाइन स्टेट नहीं बनाएगा, हम लोग इस इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में नहीं जाएंगे। और बंद दरवाज़ों के पीछे जो बातें होती हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं बताई जाती, लेकिन सुना यही है कि बंद दरवाजे के पीछे अब्राहम अकॉर्ड की भी बात हुई थी और ये भी बात हुई थी कि गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकाल दिया जाए। और अमेरिका की जो 3 पिट्ठू सरकारें हैं, इजिप्ट, जॉर्डन और पाकिस्तान, इन 2 मिलियन फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकाल के वहाँ बसाया जाए और गज़ा को पूरा वेस्टर्नाइज कर दिया जाए, अमेरिका के कंट्रोल में आए वगैरह वगैरह। वो सऊदी अरब ने एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन पाकिस्तान की तो गुलाम सरकार है। आसिम मुनीर को उस वक्त अमेरिका की आशीर्वाद चाहिए थी। ख़ास तौर पे उसने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर में इनकी जो भारत ने हालत की थी, वो सोशल मीडिया पे तो ये लोग जंग जीते हुए थे, लेकिन अंदर खाने तो इनको पता ही था ना कि इनका क्या हाल हुआ था। इनको वहाँ अटैक किया भारत ने सिर्फ कुछ मिनटों में कि ये सोच भी नहीं सकते थे। इनका एयर कंट्रोल सिस्टम ये सब फेल हो गया था। ऑन सोशल मीडिया में तो इन्होंने भारत के पता नहीं कितने जहाज गिरा दिए, भारत के अंदर तक घुस गए थे, फलान था ढुमकान था। ये लोग भी मानते हैं, पाकिस्तान के भी ऑब्जर्वर्स ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। लेकिन यही ऑब्जर्वर एक पॉइंट नहीं बता सकते जहां इन्होंने भारत के अंदर जाके कुछ किया हो, अटैक किया हो। इनका एक मिसाइल क्रॉस नहीं कर सका था बॉर्डर और ये सब चीज़ें, तो इनको पता था। और उस वक्त उनको आशीर्वाद चाहिए थी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको खुश करने के लिए गोलमोल बयान देता रहा। इसने मेरा ख्याल है कोई 27-28 तकरीरों में जिक्र किया कि आई स्टॉप द वॉर इन इंडिया पाकिस्तान। वहाँ पे 6 जहाज़ गिरे थे, वहाँ पे 7 जहाज़ गिरे थे, वहाँ पे 8 जहाज़ गिरे थे। ये नाम कभी भी इसने नहीं लिया कि किस मुल्क के जहाज गिरे थे और किसने गिराए थे, ठीक है ना। ये गोलमोल बयान देता रहा कि इसको देखें। एक बात तो हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा वारफेयर में पाकिस्तान भारत से काफ़ी आगे है, बहुत ही आगे है। तो फौरन उसको कैश कराया पाकिस्तान ने, फौरन प्रोपेगेंडा किया। देखो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जहाज गिराए। हालांकि एक कोई मुझे दिखा दे पॉइंट जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये यूज़ किया हो कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए। इसने गोलमोली बयान दिए ताकि पाकिस्तान को कंट्रोल कर सके। अब ऐसे में आसिम मुनीर जब लंच करने गया तो उसको एक्सेप्ट करनी पड़ी वो चीज़ें जो कि उस वक्त इसने सोचा नहीं कि इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो एक्सेप्ट करके उधर से आया कि हाँ भाई हम अपनी फ़ौज गज़ा में लगाएंगे। गज़ा में फ़ौज किसके लिए लगानी है?
ये आए बाएं शाएं कि हम अमन फोर्स, अमन किसके साथ करोगे आप? अमन करते हैं जंग के दौरान। जब आप अमन करते हैं तो किसके खिलाफ? आप इसराइल को मारोगे? नहीं ना, नजर आ रहा है कि हमास को डिसार्म करोगे, हमास को क्रश करोगे, जो कि इसराइल कर रही है। लेकिन इसराइल भी अपनी ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेज रहा। इसराइल भी ग्राउंड फोर्सेस उस वक्त भेजता है जब वो कहता है कि वेस्ट गजा से सब निकल जाएं, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, हम इधर बमबारी करने वाले हैं। फिर जब सब भाग जाते हैं ईस्ट बंगाल उसकी तरफ, गजा की तरफ, या जहाँ पे वो कहता है, फिर ये बमबारी करता है, कारपेट बॉम्बिंग, सब तबाह। फिर इसकी आर्मी जाती है अल शिफा हॉस्पिटल फलान डोमकान में। तो वो काम आपको करवाना है। आप एक्सेप्ट तो करके आ गए, क्योंकि उस वक्त तक अभी टीटीपी से, अफगानिस्तान से मामला इतने खराब नहीं हुए थे। लेकिन फिर क्या हुआ? इसराइल ने ईरान पे हमला किया। ईरान बेशक पाकिस्तान को अभी तक खुल के वो नहीं कर रहा, लेकिन ये अब फौज भेजेगा ना अगर गजा में, पाकिस्तानी भाड़े की फौज, तो ईरान, लेबनान, सर्टन अरब कंट्रीज, इवन चाइना, क्योंकि चाइना और रशिया का स्टैंड क्लियर है गजा के मामले पे, इसराइल के मामले पे, कि पैलेस्टाइन स्टेट को आज़ाद करो, जिसमें इंक्लूडिंग गजा इन वेस्ट बैंक है। तो आप आधी से ज़्यादा दुनिया को नाराज़ कर लोगे तो फिर अब सिचुएशन ये आ गई कि वादे शादे तो करके आ गया इधर से, फिर बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ गई, टीटीपी के साथ मामला खराब हो गए, अफगानिस्तान से जंग हो गई। ये देखें ना, जमात इस्लामी का अमीर साफ कह रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले पे गलत है। अफगानिस्तान को फतह करने के बजाय आप कश्मीर को आज़ाद करा दें। मैं ख्वाजा आसिफ से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इतना पहलवान हैं और फतह ही करना चाहते हैं, फिर कश्मीर को आज़ाद करो। कश्मीर में 9 लाख इंडियन आर्मी मौजूद है। कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में सारी क़ियादत जेलों में पड़ी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भाईचारे के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और पठान निकल चुका है पाकिस्तान के असर से। ये जमात इस्लामी का पठान एक्स अमीर है, अभी तो नईमुल हक है, कराची का है वो। इससे पहले सिराजुल हक था, इससे पहले कराची का था मुनव्वरुल हक। सिराजुल हक 2 बार अमीर रहा, पठान है केपी से। मुनव्वर 1 बार रहा, फिर इससे पहले 2 या 3 बार काजी हुसैन अहमद पठान रहा। तो जमात इस्लामी में या तो आपको कराची के लोग मिलेंगे, वरना तो टोटल पठान है। जमात इस्लामी आपके साथ नहीं खड़ी। फजलुर रहमान बेशक आप उसको पालते रहे हो, उसको खूब खिलाते पिलाते रहे हो, लेकिन वो भी पब्लिक सेंटीमेंट के खिलाफ नहीं जाएगा कि उसका मदरसे का स्टूडेंट पठान है मेजॉरिटी। वो किस तरह अपने स्टूडेंट्स को कन्विंस करेगा कि आपने अफगानों के खिलाफ जंग करनी है। तो सिचुएशन क्लियर है भाई कि पाकिस्तान इज नॉट इन ए पोजीशन टू सेंड फोर्सेस इन गजा। ये पोस्टर बनने शुरू हो गए हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त कह रहा है कि आर्मी जनरल अमेरिका का पिट्ठू है, इजराइल का पिट्ठू है, फलान ढुमकान। और अब अमेरिका ने भी धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। कोई बैद नहीं कि अगर पाकिस्तान ज़रा आएँ बाएँ शाएँ करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप एक और तकरीर करेगा कि इंडिया पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई, इसलिए कि इंडिया ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी, इंडिया ने पाकिस्तान के 8 जहाज़ गिरा दिए थे, इंडिया ने पाकिस्तान के 27 टारगेट किए, जिसमें टेररिस्ट कैंप थे, नूर खान एयरबेस था, मतलब मुरीद के था। सब खुल के बोल देगा। पाकिस्तान की वो जो सोशल मीडिया पे जो ऑपरेशन सिंदूर में विक्ट्री का जो प्रोपेगेंडा वो ज़ीरो हो जाएगा। ऑलरेडी देखें, एक शोशा छोड़ा है अमेरिका के डीप स्टेट ने कि हम G7 नेटो इन सबको, ये देखें नेटो इस वक्त खतरे में है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम नेटो से निकल जाएंगे। नेटो का जो टोटल बजट है ना, उसका 70% अमेरिका देता है।
नेटो में फोर्स अमेरिका की है भाई। कोई मेरा ख्याल है 40 जगहों पे नेटो की फौजें हैं, अड्डे हैं, एयरफील्ड हैं, वो सब अमेरिका की फौज कंट्रोल करती है। अमेरिका बार बार इशारे दे रहा है कि हम नेटो से निकल रहे हैं। G7 इनइफेक्टिव हो चुका है, क्योंकि दुनिया की जो चार बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें दो अब G7 में नहीं है। G7 मीन्स दुनिया की सबसे बड़ी 7 कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज, इंडस्ट्रियल कंट्रीज। अब चाइना और इंडिया G7 में है नहीं, इनइफेक्टिव हो गया है। ब्रिक्स G7 से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। ब्रिक्स नेटो से ज़्यादा मिलिट्री वाइज स्ट्रांग हो गया है। तो अमेरिका की डीप स्टेट ने अभी एक इशारा दिया है कि हम एक नया अलायंस बना रहे हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, यूरोप को काट रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के दरमियान बहुत दूरी हो रही है, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। अब आप खुद सोचें कि दुनिया की 4 बड़ी मिलिट्रीज इस 5 कंट्रीज के अलायंस में होंगी, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया। दुनिया की 4 बड़ी इकोनॉमीज इस 5 कंट्रीज में होंगी, अमेरिका, चाइना, इंडिया, जापान। फिर बचेगा क्या? फिर बाकी पूरी दुनिया तो उसमें इंडिया का नाम आ रहा है। फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की है कि इंडिया दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का घर है, एक अमेजिंग कंट्री है, इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। फिर ये कल ट्वीट की है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कि इन इंडिया अमेरिका हैज़ ए फ्रेंड एंड वी सीक टू स्ट्रेंथन द वार्म बॉन्ड आवर ग्रेट नेशंस ऑलरेडी शेयर। ये आसिम मुनीर के लिए की गई हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ऐसे में मैं समझता हूँ कि आसिम मुनीर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा कि वो इस पे आएँ बाएँ शाएँ कर सके। पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश को पाकिस्तान बना दिया गया है, लेकिन जो बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। पाकिस्तान में सिविल वॉर चल रही है बलूचिस्तान केपी में, लेकिन जो बांग्लादेश में टेक ओवर हुआ वो नहीं हो रहा। लेकिन बांग्लादेश से बुरे हालात होंगे अगर आसिम मुनीर इस वक्त गजा में फोर्स भेजता है। नहीं भेजता तो अमेरिका ने अभी IMF से लोन पास कराई, अभी F-16 की अपग्रेडेशन के लिए 500 और कुछ मिलियन की बात की, सब खत्म हो जाएगा। और जो अंदरून मुल्क, ये हामिद मीर के प्रोग्राम में आपने देखा, वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तकरीबन मेंटल केस है। पाकिस्तानी पब्लिक अब जहनी मरीज है, साइकोपैथ रहते हैं पाकिस्तान में, और रहते हैं यार, हम रोज चीज़ें देखते ही हैं ना भाई। तो ऐसे में भाई मामलात इतने अच्छे हैं नहीं। और दूसरी तरफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक वॉर अगेंस्ट इस्लामाइजेशन भी शुरू कर दी है, और ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है जो कि इसको करना पड़ा है। और इसका भी असर पड़ेगा जब ये ओपनली वॉर ऑन इस्लामाइजेशन कर रहा है, जब ये ओपनली मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ को बैन कर रहा है अमेरिका में। The love and prayers to our entire nation, to the people of Australia, and especially all those affected by the horrific and anti-Semitic terrorist attack, and that's exactly what it is, anti-Semitic, that took place on a Hanukkah celebration in Sydney. What a terrible, terrible thing. We don't learn. We're joined in mourning all of those who were killed, and we're praying for the swift recovery of the wounded. Some are very horrifically wounded, as you probably know. All nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing that. Joining us tonight, our Commerce Secretary Howard Lutnick is doing a fantastic job. Representatives Paul Gosar, David Kutzoff, Claudia Tenney, Ronnie Jackson, he was my White House doctor,
Ronnie was asked, who is the healthiest of all? Was it Barack Hussein Obama? Was it Sleepy Joe Biden? Or was it Donald Trump? And he said Trump was by far the healthiest. He was the doctor for all three of us, and he said Trump was by far the healthiest. I love him. If he didn't say that, I would have never have talked to him again. Where is Ronnie? Is he here? Ronnie Jackson, what a great legend. Josh Gottheimer's here. Mr. Salt is here, Mike Lawler. He's the only guy could have gotten that for New York. Nobody else. He worked so hard on that. Will you please focus on the midterms, please? Do you mind? Okay. पाकिस्तान में अमेरिका के लिए नफरत पड़ेगी. जितना आसिम मुनीर अमेरिका के आगे अपने पाकिस्तान को बेचने की कोशिश करेगा, इतना ज़्यादा पाकिस्तान में इसका रिएक्शन आएगा. तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि मामलात अब आसिम मुनीर के कंट्रोल से काफ़ी हद तक बाहर जा रहे हैं. अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. काइंडली कीप सपोर्टिंग. Hello, this is Brigitte Gabriel. For those watching the horrific mass murders that took place this weekend in Australia, targeting innocent Jews and still turning a blind eye, I have news for you. What starts with the Jews never ends with the Jews. There is a saying in Arabic, أولاً يأتي السبت وبعده الأحد. First comes Saturday, then comes Sunday. First, we kill the Jews, then we come for the Christians. It's time for the West to wake up. If you don't care about the Jews, then care about your future and your children. Look at Europe's Christmas markets. They are barricaded like war zones. Why? Because radical Muslims want to attack and slaughter Christians celebrating the birth of Jesus Christ. They're not barricaded to stop Hindus from killing innocent people, not Buddhists, Jews, Baha'is, atheists, not radical Lutherans, Mormons, Baptists, Episcopalians, or Scientologists. No, they're barricaded to stop radical Muslims full of hate. Time to throw political correctness in the garbage. We have an Islamic radicalization problem in the West. Ignoring it won't make it go away. We are importing people who do not share our values but hate us with passion. This has nothing to do with Palestine. This is raw Islamic hatred against the infidels, Christians and Jews. And before you dare scream Islamophobia at me, listen to what Prophet Muhammad commanded his followers to do to the Jews as written in Sahih Bukhari. Quote, "The hour will not begin until you fight the Jews, until a Jew will hide behind a rock or a tree, and the rock or tree will say, 'O Muslim, O slave of Allah, here's a Jew behind me, come and kill him.' لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله." The Quran in chapter 9:5 commands, quote, "Fight and kill disbelievers wherever you find them. Take them captive, beleaguer them, and lie in wait and ambush them, using every stratagem of war," end quote. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. I can quote you chapter after chapter from the Quran. You see, I'm not some expert who studied Middle Eastern history in college. I'm fluent in classical Arabic, an eyewitness and a survivor of terror warning you. I don't need translations of the Quran. I read it in the language it was written. I infiltrate Islamic chat rooms, hearing them plot in Arabic, laughing at Western gullible idiots in Arabic. I walk into Middle Eastern grocery stores in New York, Virginia, LA, reading the hate-filled books hidden in the back, eavesdropping on conversations, watching the little TV in the corner tuned to Hezbollah channel spewing venom. I've been warning the West for 20 years. My first New York Times bestseller, Because They Hate, came out in 2006. Then They Must Be Stopped came out in 2008. Then Rise in 2018.
Yes, a brave Muslim stopped one shooter in Australia and deserves hero status. But still, 15 people were slaughtered and 42 fighting for their lives. 10 to 20% of the world's Muslim population is radicalized. So spare me lectures on the peaceful majority. They are irrelevant. We must rise up, get engaged, and pressure elected officials for tough security, restrict immigration from high-risk Islamic countries, prosecute and expel criminals, bolster intelligence, whatever protects our families. I founded Act for America to fight this evil head on. Join us. Go to actforamerica.org right this second. Start a chapter. Become a member. Volunteer. And if life has you too busy to stand on the front lines, then support us financially so we can do the heavy lifting on your behalf to shield you, safeguard our future, and defend our beloved country. Go to actforamerica.org right now. Join us and donate. Thank you.